सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वो पढ़ने के लिए पहले हमें जानना होगा कि सिस्टम बोला किसे जाता है। सिस्टम जो होता है मैथमेटिक्स के टर्म में वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब, जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना ही चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपने दो या तीन इक्वेशंस को सॉल्व किया और उनमें से जब आपने सॉल्यूशन उनके इक्वेशंस का वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने का कोशिश किया तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिले या इनफाइनाइट वैल्यू मिले या कम से कम आपको वैल्यू मिल जाए, तो ये हो आपका वो इक्वेशन का सिस्टम कैसे कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व किया और वो इक्वेशन सॉल्वेबल ही नहीं है, तो उस टाइम पर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो वैसा सिस्टम कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये हमने जान लिया कि सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, सिस्टम क्या होता है। अब होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के भाई। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स में तीन टाइप्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तो नाम से क्लियर है कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उनमें से एक्स वाई जेड का कोई एक यूनिक वैल्यू आएगा, वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू अगर आइडेंटिकली जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम का इक्वेशन ट्रिवियल है, मतलब उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तीसरा तरीका होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, आपने इक्वेशन को सॉल्व किया और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोई भी एक एक्स वाई या जेड तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ रहा है, उसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कोई इंटीजर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि उस सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है। उसके पास उस इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम फोर टाइप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप होता है ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वेशन दिए हों और दो वेरिएबल्स दिए हों, तो उनको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1। मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दोनों इक्वेशन हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि दो इक्वेशन दिया और दो वेरिएबल निकालना हो तो उसको डायरेक्टली हम एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कंपेयरिंग मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वैसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें करना है क्रेमर्स रूल के द्वारा। क्रेमर्स रूल से हमें इसे सॉल्व करना होता है। क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको पहले डेल्टा बनाना होगा। डेल्टा मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट बनाना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और दूसरी तरफ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई, उससे एक डेल्टा बनेगा। ठीक है, फिर आपको बनाना होगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे बनाएंगे, डेल्टा एक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है एक्स के जगह पे ये कांस्टेंट पुट करना होगा। ठीक है, एक्स के जगह पे ये एक्स के कोएफिशिएंट की जगह पे हमने कांस्टेंट पुट कर दिया और वाई के कोएफिशिएंट को जैसे था वैसे रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स आएगा। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू मिलेगा हमें। उसी तरह हम डेल्टा वाई निकालेंगे, जो डेल्टा वाई है वो किसके बराबर आएगा। डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या करना होता है, ए के कोएफिशिएंट्स को जैसे थे वैसे रहने दो, एक्स के कोएफिशिएंट को जैसे थे वैसे रहने दो, और जो कांस्टेंट टर्म था उसको वाई के कोएफिशिएंट्स के प्लेस पे लिख दो। वैसा लिखने से हमें डेल्टा वाई मिल जाएगा। जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों हमें मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, सिंपली एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड करो तो एक्स का वैल्यू आएगा, और वाई निकालने के लिए डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करो तो एक्स वाई का वैल्यू आएगा। यहां से हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल गया तो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। फिर से मैं बोल रहा हूँ
कि हमें दो इक्वेशन दिया हो और दो वेरिएबल दिया हो और उसका वैल्यू फाइंड करने बोले एक्स और वाई का, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा कैसे बनाते हैं पहले वो तो जाने। डेल्टा बनाने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट को एक कॉलम में लिखो, वाई के कोएफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिखो और उनका जो डिटर्मिनेंट का आएगा वैल्यू उसको फाइंड आउट करो। फिर डेल्टा एक्स बनाओ। डेल्टा एक्स बनाने के बाद क्या करना होता है, वाई के कोएफिशिएंट्स को एज इट इज रहने दो और एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म लाके लिख दो। एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म लिख दो। यहां से जो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आएगा वो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा। उसी तरह सेम प्रोसेस की तरह डेल्टा वाई निकालना होता है। एक्स के कोएफिशिएंट्स को अपने प्लेस पर रहने दो, वाई का कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म को लगा दो और उससे आप डेल्टा वाई निकालो। वो हो जाने के बाद आपको निकालना होता है एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा से, और वाई का वैल्यू कैसे आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा से। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। उसी के बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करें, अपने से खुद से एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का और डिटर्मिनेंट की मदद से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो। पहले डेल्टा का वैल्यू निकालना होता है। डेल्टा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को लिख देना होता है। एक्स के कोएफिशिएंट को लिख दिया, वाई के कोएफिशिएंट्स को लिख दिया। सिंपली जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाता है उसी तरह डिटर्मिनेंट का वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेना होता है। यहाँ पे लगाओ प्लस, यहाँ लगाओ माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 24 माइनस 24 माइनस 3 6 18 माइनस 18 क्या आया, 8 4 12 2 1 3 4 माइनस 42। सेम प्रोसेस से डेल्टा एक्स निकालना होता है। डेल्टा एक्स कैसे निकाला जाता है, एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म चिपकाना होता है, -1 -5, और वाई के जगह कुछ नहीं करना होता है, जैसे तो वैसे लिख दो। फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, -1 इंटू -6 6 माइनस 3 टाइम्स -5 यानी -15, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15, वैल्यू कितना आया 21। ठीक है, आई होप आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नहीं आता डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना, तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। फिर है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकाला जाता है, जो एक्स के कोएफिशिएंट्स थे उनको अपने प्लेस पे रहने देना है। 4 और 6 अपने प्लेस पे रहे और y के प्लेस पर हमें कांस्टेंट टर्म लगा देना होता है, बस। तो वही कर देना, -1 -5। यहां से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -20 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस का 6 यानी कि -14। यहां से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के, मतलब x का वैल्यू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब, वो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा एक्स वैल्यू 21 आया और डेल्टा का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा का वैल्यू -42 आया। देखो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -12। उसी तरह वाई का भी वैल्यू आ जाएगा, वो किसके बराबर हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा के। डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आया था, -14 और डेल्टा का वैल्यू था -42। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू आया है -12 और y का वैल्यू आया है 1/3। अगर आप इन दो इक्वेशंस को नॉर्मली जैसे आज तक हमने सॉल्व करते हुए आया था, अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि x का वैल्यू -12 और y का वैल्यू 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्रेमर्स रूल से कैसे हम निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, हम ये जानते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है एक्स वाई में, वो किस चीज को डिनोट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को इक्वेशन को। मान लेते ये लाइन कोई L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते कोई ये L2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो लाइन चाहे तो पैरेलल हो सकती हैं या दो लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं या दो लाइन कोइंसिडेंटल हो सकती हैं, मतलब एक के ऊपर एक दोनों लाइन सेम ही है, वो दो लाइन लिखी नहीं है मतलब सेम ही लाइन लिखी है। ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने का क्या कंडीशन होता है,
कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर ये आता है तो हम बोल देते हैं कि लाइंस जो है वो कैसी है, कोइंसिडेंटल है, मतलब लाइंस जो है एक दूसरे पर ओवरलैप करे, दो लाइंस एक के ऊपर एक लिखी हुई हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है अगर A1/A2 बराबर हो या B1/B2 के और वो C1/C2 के बराबर नहीं हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो लाइंस का इक्वेशन जो है वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि A1/A2 B1/B2 इसके अगर बराबर नहीं होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब दोनों लाइंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर दो लाइंस कोइंसिडेंटल हो गई तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो दो लाइंस का जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, मतलब इस केस में सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो गई, अगर दो लाइंस पैरेलल हो गई तो हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि दो लाइंस कभी एक दूसरे को कट ही नहीं की, अगर एक दूसरे को कट कभी की ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इस केस में, ठीक है। और तीसरे केस में हम देख ही सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, ठीक है।